ठीक है, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे आप पोस्टेड हैं, किस बैंक से हैं, एक बार प्लीज बता दीजिएगा। बिहार ग्रामीण बैंक में है सर, छपरा में पोस्टेड है। छपरा है पोस्टेड है, ठीक। ऑडिट ऑफिस में। ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, नोटबुक लेके बैठे हैं ना। ले लेते हैं सर। हाँ ले लीजिए, इसलिए कुछ चीजों को नोट जी मैं जी। करवाऊंगा। जब तक हाँ नोट ठीक नहीं है। कीजिएगा, हाँ तब तक नहीं होगा। ले लिए सर। ठीक है। तो ऐसे तो आप इतना समझदार है, मतलब इस लेवल पे सब कोई मैच्योर होते हैं, उनको क्या नोट करना चाहिए समझ में आता है उनको। हमको ज्यादा नहीं बतलाना है, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा हम्म। बहुत। अब डिफिनेशन तो उस दिन हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि बैंक डिस्कस कीजिए किए थे। हाँ। हाँ। जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें जो जी है लोन एंड इन्वेस्टमेंट आपको एसेट पार्ट हुआ बैंक के लिए। एंड जी। हाँ, लोन सॉरी लोन एंड इन्वेस्टमेंट एसेट पार्ट हुआ, एंड डिपॉजिट जो है वो आपको लाइबिलिटीज पार्ट हो गया। रियलिटी हो गया, डिपॉजिट हाँ। में आपको दो तरह का डिपॉजिट है, एक आपका एनडीटीएल है एंड दूसरा आपका पारा बैंकिंग है। पारा बैंकिंग बोलिए, क्रॉस सेलिंग बोलिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बोलिए। तो बैंक के जी पास जो फंड आता है जिससे वो लोन या फिर इन्वेस्टमेंट करती है, वो एक्चुअली जी। एनडीटीएल से आता है। क्योंकि पारा हम्म बैंकिंग का पैसा रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है। हम्म। म्यूचुअल फंड का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को, एएमसी को चला जाता है। इंश्योरेंस का पैसा जिस बैंक का टाई अप होगा उसके पास चला जाता है। पीपीएफ का पैसा हम्म। जो है सब रिस्पेक्टिव कंपनी को चला जाता है। वहां से कमीशन आता है, वो आपको फंड में ऐड हो सकता है। जी। हाँ। तो मैंने आपको बताया था कि चार प्रकार के रिस्क होते हैं। बैंक क्या है, एक हम्म। प्रकार का बिजनेस है। अब देखिए, अब एक्चुअल में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैंक को हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बैंक बैंक क्या एक प्रकार का बिजनेस है। और जहां जी। भी बिजनेस होता है वहां पे रिस्क ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम्म। तो अदर जो बिजनेस है उसमें उस तरह का रिस्क होगा, जैसे कोई स्टील कंपनी है या कोई मार्केट की दूसरी कंपनी है। तो वो जिस तरह का जी। जिस सेक्टर में काम करेगा उस सेक्टर का उसको रिस्क होगा। बैंक चूंकि हम्म। एक प्रकार का फाइनेंशियल कंपनी है, इसलिए बैंक में फाइनेंशियल रिस्क होगा। जी। तो ये आपको चार तरह का मेन रिस्क आता है। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशन मार्केटिंग रिस्क। हाँ। ऑपरेशनल। हाँ, तो ये चार रिस्क आपको नोट करना चाहिए। अब क्रेडिट जी। रिस्क जो है ये कहाँ पर मिलेगा। तो क्रेडिट रिस्क वैसा सभी जगह मिलेगा जहां पर बैंक ने पैसा दिया है और बैंक को पैसा वापस नहीं आया। जी। तो मेनली आपको एक तो फ्रंट में दिखता है कि लोन जब एनपीए में जाता है, कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे आपको बैंक क्रेडिट रिस्क मिलेगा। आ जाते हैं। हाँ, एक तो यहाँ पे समझ में आता है। जी। दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी जो है आगे चल के आप पढ़िएगा कि बहुत सा हम्म इन्वेस्टमेंट पार्ट आपको लोन वाला होता है, जैसे कि बॉन्ड जो होता है। हम्म। बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का लोन ही वाला प्रोडक्ट है। तो हम्म। इसमें भी क्रेडिट रिस्क होता है। बैंक खुद आपको आपको मनी मार्केट के अंदर आपको मनी मार्केट कौन सा प्रोडक्ट इशू करती है। हम्म। एक तो आपको कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल। सीडी। सीडी कमर्शियल पेपर तो अदर देन बैंक इशू करती है। हम्म। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करती है। तो सर्टिफिकेट बैंक ऑफ डिपॉजिट। हाँ, फिर वहां पे फिर बैंक मनी मार्केट के अंदर आपको कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी में पार्टिसिपेट करती है। तो जी। उसमें भी आपको क्रेडिट रिस्क हो सकता है कि बैंक एक बैंक जो है, मान लेते हैं ये बी वन बैंक है, ये बी टू बैंक को पैसा दी, तो वहां भी क्रेडिट रिस्क हो सकता है। तो क्रेडिट रिस्क वैसा सभी जगह हो सकता है जहां पे बैंक पैसा दी है और वापस आने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ठीक है, हो। प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो लोन वाला पार्ट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो, चाहे और भी कहीं। लेकिन मेनली आपको लोन वाला पार्ट में ज्यादा दिखता है। जी। लिक्विडिटी रिस्क किसे कहते हैं, जहां पर पैसे की कमी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे। अब पैसा की जी। कमी कहाँ पे हो सकती है, तो एक तो चीज दिखता है कि डिपॉजिटर का जो पैसा है हम्म। इसको अगर देने में थोड़ा सा बैंक को प्रॉब्लम हो रहा है,
तो हम्म, हाँ, तो जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारा डूब गया है कि नहीं, पिछले अगर 3-4 साल में आप देखिए, तो जी भैया। कोऑपरेटिव बहुत डूब गया है, तो क्या है, लिक्विडिटी रिस्क के चलते ही डूबा है। यस बैंक के हम्म, साथ भी यही चीज हुआ था, तो उसको एसबीआई ने बचाया था। तो हम्म, ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे डिपॉजिटर के पैसा देने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे। और जी भी जी। जैसे कि लोन डिसबर्समेंट हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम्म, लोन का प्रोसेसिंग कर लिए, उस समय बैंक को अगर प्रॉब्लम हो गया कि डिसबर्समेंट ऑफ मनी नहीं कर पाए, तो वहां पे हम्म, होगा। तो और भी जगह हो सकता है क्रेडिट रिस्क, सॉरी लिक्विडिटी रिस्क, तो कहीं लिक्विड भी पैसा की कमी होगा वहां पे लिक्विडिटी रिस्क होगा। लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट रिस्क कहाँ पे होगा, तो मार्केट रिस्क जब बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी तो मार्केट रिस्क होगा। अब बैंक का जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा हम आपको अलग से बतलाते हैं। जी। हाँ, कि बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि मान लेते हैं कि बैंक के पास डिपॉजिट आया, जी। तो बैंक जो डिपॉजिट आया वो आपको मेनली एनडीटीएल के फॉर्म में आता है, मेनली एनडीटीएल हम्म, के फॉर्म में आता है। प्लस आप अदर्स कर सकते हैं जिसमें कमीशन वगैरह आए, जिसको हम अदर्स करते हैं। तो इस पे बैंक के हम्म, पास कुछ लायबिलिटी है। मान लेते हैं कि जो 100% अगर इसको हम एनडीटीएल और प्लस अदर्स को माने, इसमें से कुछ पैसा बैंक को निकालना होता है, जैसे सीआरआर के रूप में निकालना होता है। तो ये हम्म, डायरेक्टली आपको किसके पास चला जाता है, ये डायरेक्टली आपको आरबीआई के पास चला जाता है, कैश के रूप में, सीआरआर गेट, हाँ। कैश के रूप कैश में चला करो। जाता है। हम्म, अब ये इसमें भी दो चीज होता है। एक तो आपको डेली मेंटेन करना होता है, डेली डेली जो है 70% चला जाता है। जैसे कि एनडीटीएल तो रोज आता है ना, हम्म, एनडीटीएल तो बैंक को रोज आता है, हम्म, ठीक है ना। तो ये आपको सीआरआर जो है वो आरबीआई क्या फोर्टनाइटली मेंटेन करती है। फोर्टनाइटली फोर्टनाइटली। मतलब हाँ, 14 दिन में एक बार अपडेट कर हम्म, ली, फिर नेक्स्ट, फिर फोर्टनाइटली स्टार्ट हो गया। तो हम्म, डेली मेंटेन की। और जो फोर्टनाइट जो 14वां दिन जो लास्ट हुआ, उस दिन रिमेनिंग जो आपका 30% है, उसको देकर उस हम्म, 2 हफ्ता का कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट वाला ऐड हो गया, हम्म, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम्म, वाला आपका स्टार्ट होगा। तो हम्म, सीआरआर जो है वो तो आरबीआई के पास चला जाता है, जो बैंक को कभी वापस नहीं आता है, जो कि हम्म, अभी शायद 3.5% है। सीआरआर कितना हाँ। है, 3.5। 3.5% है, जो कि अभी 3.5 है। बैंक इसके हम्म, बाद बोलती है, अब सॉरी आरबीआई इसके बाद बोलती है कि आप एसएलआर मेंटेन कीजिए, जो कि अभी शायद 18% है। हम्म, हाँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन कीजिए, जो कि आपको 3 फॉर्म में होता है। एक आपको कैश के फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं, दूसरा आप बॉन्ड के फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं, तीसरा गोल्ड के फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी कितना है हम्म। एसएलआर, अभी प्रेजेंट एसएलआर कितना है, अभी चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, आरबीआई कुछ भी चेक करना हो तो आरबीआई के साइट से चेक कीजिएगा, क्योंकि दूसरे के अच्छा। साइट में अपडेट हुआ है ना हुआ है, बात समझ नहीं रहे हैं ना। होती है। हाँ, जी जी। लेकिन आरबीआई अपना मेंटेन करती है, उसी का है ये सब चीज, इसीलिए वो मेंटेन करती है। तो जितना भी रेट, जैसे कि यहाँ पे रिजर्व रेशियो सीआरआर कितना है, 3% है, थ्री 3.5% परसेंट नहीं है। अरे इसको और नोट एटीन कीजिए आप, परसेंट हो गया अपडेट, जी। हाँ अपडेट कीजिए। ये 3% है और एसएलआर जो है 18% है। 18% हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो सीआरआर 3.5 नहीं है, 3.0 थ्री है। परसेंट हाँ, और एसएलआर जो है आपका 18% है। 18। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि सीआरआर जो है ये आपको नॉट प्रॉफिटेबल है, ध्यान से देखिएगा। जी। हाँ, सीआरआर जो है आपका नॉट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बैंक को कभी वापस आता ही नहीं है। जब तक जितना भी सीआरआर गया है बैंक का, वो सब आरबीआई के पास गया है। उसको अलग बात है कि आरबीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देती है, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। वगैरह मांगती है तो उसको दे देती है। हम्म, तो इससे कोई मतलब नहीं है उसका, वो क्या करती है ये फिर आउट नहीं हम्म, होता है, ठीक है ना। हम्म, ऐसे आउट नहीं होता है कि सीआरआर का उसने क्या किया है, अब वो हम्म, दिया ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। एसएलआर बैंक खुद मेंटेन करती है, ठीक हम्म, है, बैंक जो है खुद इट सेल्फ मेंटेन करती है। अब इसमें है कि ये थोड़ा सा एसएलआर थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, हम्म, प्रॉफिटेबल है। और ये स्पेशली एसएलआर आरबीआई बैंकों को सेव करने के लिए ही लाई, सेव करने के लिए लाई। कैसे,
कि मान लेते हैं कि हमने बताया था कि जैसे कि 100% बैंक का पैसा हुआ, एनडीटीएल हुआ, इसमें से जैसे कि अभी 3% निकल गया सीआरआर, तो बाकी जी 97% जो बचा, इसमें अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बैंक क्या करेगी? लोन देगी एंड इन्वेस्टमेंट करेगी। हम्म अब हो सकता है कि ये क्या होता है, ये तो हाईली मतलब एकदम से सिक्योर तो नहीं है ना। लोन दिया तो नहीं वहां है पे क्रेडिट रिस्क है, इन्वेस्टमेंट किया हम्म तो वहां मार्केट रिस्क है, तो यहाँ पे रिस्क हम्म है। और फिर यहाँ से अगर पैसा नहीं आया तो डिपोजिटर को पैसा कहाँ से देगी? तो इसीलिए बैंक को आरबीआई बोलती है कि आप एसएलआर मेंटेन कीजिए, जो कि अभी देखिए हम 2013 से पढ़ा रहे हैं, और उस जी समय एसएलआर जो है वो 24% था। आप नोट हम्म आप जो है गूगल पे देख सकते हैं प्रीवियस वाला जी जी याद दस। याद है हाँ, सर पहले था तो हाँ बहुत था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको कम की। इसका भी बहुत सा हम्म कारण था कि बैंक को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बैंक जो है वो कह रही थी कि सीआरआर में से मुझे कुछ रिटर्न कर दीजिए वगैरह वगैरह। तो बोले ठीक है, तो आपका हम्म जो एसएलआर है उसको हम कम कर रहे हैं, आपको कैश अपने से कम मेंटेन करना होगा, बॉन्ड जो है कम मेंटेन करना होगा, गोल्ड कम मेंटेन करना होगा। तो धीरे धीरे बैंक का लिक्विडिटी बढ़ा। समझ में आ रहा है ना? तो जी यहाँ जी पे, हाँ यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड में से कुछ मिल जाता है कूपन के रूप में, हम्म क्योंकि ये जो बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है। जी और ये गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का सिक्योर होता है, सिक्योर है और यहाँ पे आपको कूपन मिल जाता है। बैंक जो गवर्नमेंट सॉरी जो बॉन्ड होता है उस पे एक प्रकार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? कूपन कूपन बोलते हैं। कूपन बोलते हैं कूपन बोलते हैं। तो इसमें से हम्म कूपन मिल जाता है। गोल्ड भी देख रहे हम्म हैं कि रेट अचानक से कितना भाग गया है। अभी हम्म 2000 के आसपास जो है वो 30 से 35,000 था, अचानक हम्म से उसी का प्राइस कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। सोचिए 1.5 लाख हो गए कितना टाइम से जो है वो भाग गया। तो प्रॉफिटेबल सही बिजनेस एक्चुअली बैंक के पास है। हम्म और ये सिक्योर वाला हुआ, ये सिक्योर वाला हम्म हुआ। तो जी एनडीटीएल के बाद जो है, जो बाकी जो पैसा बचा, ठीक है ना, एक हम्म अलग से हम डायग्राम हम्म बनाते हैं कि बैंक का जो एनडीटीएल हुआ, इसमें से अगर आप सीआरआर एंड एसएलआर निकाल दीजिएगा, ये वाला पार्ट निकाल दीजिएगा, तो बाकी का जो बचा वो अनसिक्योर हुआ। जो लोन एंड इन्वेस्टमेंट हुआ ये आपका अनसिक्योर हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है, ठीक है हम्म ना, इसको ध्यान जी रखिएगा। हम्म इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है ये मार्केट में है। हाँ मार्केट में है केवल बैंक का जो सिक्योर वाला जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है यही गवर्नमेंट बॉन्ड में है। बाकी यहाँ हम्म पे अगर कोई बॉन्ड ले रही है अगर बैंक, तो हम्म ये मार्केट का, जैसे कि टाटा का बॉन्ड ली या रिलायंस का हम्म बॉन्ड ली, मतलब ये हम्म गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है। नहीं क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है। तो हम्म एक तरह से बैंक अपने सिक्योर होने के लिए, बैंक लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड लेती है, आरबीआई बोली हुई है। हम्म लेकिन बाकी जो चीज है वो आपको मार्केट से रिलेटेड है, चाहे वो बॉन्ड ले, चाहे शेयर ले, चाहे डिवेंचर ले, चाहे मार्केट रिलेटेड हम्म कोई भी चीज ले। समझ में आ रहा हम्म है ना? हम्म हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको अनसिक्योरिटी फील होती है, तो यहीं पे आपको मार्केट रिस्क मिलता इन्वेस्टमेंट में है। इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क मिल गया, जो पहले नहीं मिलता था। अब आपको जब ट्रेजरी मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बैंक 2000 तक मार्केट रिस्क जी बहुत कम झेलती थी, क्योंकि हम्म ये जो बॉन्ड है इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी। मान लेते हैं 24% अगर एसएलआर मेंटेन करना है तो किसी किसी का 30-30% होता था। कारण जी क्या था कि बॉन्ड में जितना इन्वेस्टमेंट होता था यहाँ से आपको 15% के आसपास गवर्नमेंट उस पे कूपन दे देती थी, क्योंकि कूपन मिल जाता था क्योंकि सारा काम तो गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट को हम्म ज्यादा बेनिफिट होता था तो उस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब जी 1991 में मार्केट क्या हुआ? ओपन हुआ, गवर्नमेंट ओपन का हुआ प्रॉफिटेबिलिटी घटने लगा। तो हम्म अब अगर बैंक को प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है या गवर्नमेंट को ही करना है, तो एक ही उपाय है, वो मार्केट है। जी तो मार्केट को अलग से आपको बतलाएंगे कि मार्केट वेरियस टाइप ऑफ मार्केट है, जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे कि मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फॉरेक्स है, ये सब चीज हम आने वाले समय में डेरिवेटिव्स है, ये सब चीज बतलाने वाले हैं। तो अभी तो जी सिर्फ इतना बतला रहे हैं कि मार्केट रिस्क आपको कहाँ पर मिलेगा,
तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट में। अब यहाँ जी। पे इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कौन मेंटेन करता है? तो बैंक का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। ये हर एक हम्म बैंक का इंडिविजुअल होता है और ये हम्म किसी के अंडर काम नहीं करता है, आरबीआई के अंडर काम नहीं करता है या किसी के अंडर काम नहीं करता है। इसीलिए अलग से आप लोग को एक ट्रेजरी मैनेजमेंट पढ़ना है, जो कि मैं आपको दिखलाता हूँ। एक आपको अलग से ये ट्रेजरी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपको ट्रेजरी मैनेजमेंट हम पढ़ाने वाले हैं। तो जी। चूंकि जीआईबी में लोग उतना जान नहीं पाते हैं कि ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है, केवल बैंक का जो ऑपरेशनल वाला पार्ट है वही जान पाते हैं। लेकिन आपको सीआईबी हम्म। में पढ़ना है, ट्रेजरी मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक। हाँ, ठीक है ना? इसको नोट जी कीजिए। इसके बाद से आपका ऑपरेशन रिस्क कहाँ पे होगा? अब चूंकि सीबीएस पे काम हो रहा है, जी। पहले मैनुअल काम होता था, तो आज के डेट में सीबीएस पे काम हो रहा है। तो हम्म। सीबीएस भी एक प्रकार का रिस्की ऑपरेशन है। रिस्क है। हाँ, और थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह भी बढ़ गया, आपको तो मालूम ही है कि पहले के हम्म। तुलना में थोड़ा सा लोग फ्रॉड कर ले रहे हैं, वो भी एक प्रकार का है। तो एक चीज नोट कीजिए आप फिर से कि जी ये आपका हुआ एनडीटीएल और ये आपका लोन। तो इसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग बुक। तो बैंक में आपका दो तरह का बुक होता है। एक होता है बैंकिंग बुक एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक, तो एक आपका बैंकिंग बुक हुआ, एक आपका ट्रेडिंग बुक हुआ। इस दोनों को जी। मिला के हम लोग ऑन बैलेंस शीट आइटम बोलते हैं। ऑन बैलेंस शीट आइटम मतलब किसी भी कंपनी का तो बैलेंस शीट होगा ना। जी जी। बैंक भी एक प्रकार का कंपनी ही है। अब हम्म सिंपल सी बात है कि सबसे पहले बैंक तो कंपनी है, देन आरबीआई से रजिस्टर्ड हुआ है बैंकिंग बिजनेस करने के लिए। तो हर जी। एक बैंक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो बैंक का भी बैलेंस शीट होगा जिसमें आपका एक तरफ क्या होगा, लायबिलिटी होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा, एसेट होगा। एसेट होगा। एसेट होगा, तो लायबिलिटी वाला पार्ट में क्या होगा, एनडीटीएल होगा। हम्म। और भी होगा, और और भी। एसेट वाला पार्ट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपका ये लोन वाला पार्ट होगा, और भी बहुत कुछ होगा। जी ठीक है ना? जी। तो इसको हम लोग ऑन बैलेंस शीट आइटम कहते हैं। दूसरा होता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अच्छा। हाँ, ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मतलब ये हुआ कि अब ये इंपॉर्टेंट तो है ये सारे टर्म, बट अभी बैलेंस शीट पे नहीं है, इसलिए डायरेक्टली उसको हम लोग बैलेंस शीट पे नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का तो नाम सुने होंगे। सुने हैं। सुने ही होंगे, जो है जी जेआईबी जी। आप कंप्लीट करके आए हैं तो सुने ही होंगे। जी। गारंटी का नाम सुने ही होंगे, बैंक गारंटी एक्चुअली। बीजी बीजी बोलते हैं। हाँ, बैंक गारंटी। हम्म तो ये क्या है, एक प्रकार का कमिटमेंट है। हम्म। यहाँ पे पैसा का कैश फ्लो नहीं हुआ है। कैश नहीं फ्लो हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? कैश फ्लो नहीं हुआ है। नहीं नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ जब है। तक कैश फ्लो बैंक के अंदर नहीं आए, इन नहीं हो या आउट नहीं हो, तब तक उसको हम हम्म बैलेंस शीट पे कैसे दिखला सकते हैं? नहीं तो दिखेंगे। कमिटमेंट को हम लोग बैलेंस शीट पे नहीं दिखला सकते हैं, राइट ना? तो राइट। ये, हाँ, तो यही आपका जो है, इसको हम लोग ऑफ बैलेंस शीट आइटम कहते हैं। और भी जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा वैसे ऑफ बैलेंस जी शीट आइटम इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली जी। ऑफ बैलेंस शीट आइटम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बैंक को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो जाए आगे चल के। मान लेते हैं जी। कि बहुत ऐसा कोई समय आ जाए कि बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं है और ये कमिटमेंट पूरा करने का समय आ जाए, तो ये सब ऐसा कमिटमेंट है कि इससे बैंक मुकर नहीं सकती, इनकार नहीं कर सकती है। बैंक के जी। पास अपना पैसा नहीं है तो दूसरे बैंक से लोन लो, लेके पूरा कीजिए, हम्म आरबीआई से कहीं से आप अरेंजमेंट कीजिए। इसीलिए कहा जाता है हम्म कि ज्यादा जो है ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं होना चाहिए। जब आप लिक्विडिटी रिस्क पढ़िएगा तो यहाँ पे ये सब चीजों को बताया जाएगा। तो ऑन बैलेंस हम्म। शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑन जी। ऑन बैलेंस शीट आइटम ये हो गया, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ये हो गया। अब इसका हम्म जो है बैंकिंग बुक एंड ट्रेडिंग बुक का कैरेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए, इसको नोट कीजिए, ये आता है एग्जाम में। हम्म। कि जी सबसे पहले जो इसमें जो आइटम होता है, जी। ये ये जो है ऑलमोस्ट मैच्योरिटी वाला आइटम होता है। ऑलमोस्ट मैच्योरिटी वाला जी आइटम होता है। मैच्योरिटी वाला इन सेंस कि अ, जैसे कि आपने मान लीजिए होम लोन दिया, जी। तो आपने बोला होगा ना कि हाँ 10 साल, 20 साल, 15 साल, कुछ ना कुछ बोला होगा, हम्म। तो मैच्योरिटी वाला ही इस हुआ।
आपने कोई भी लोन दिया हो तो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी वाला होगा। आप क्रेडिट कार्ड दिया तो होगा। उसमें मैच्योरिटी की कोई बात नहीं होता है। हम्म समझ में आ रहा है ना? तो ऑलमोस्ट हम्म इसीलिए हमने बोला ऑलमोस्ट। हम्म हाँ, तो पहला चीज तो है ऑलमोस्ट। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि एफडी आरडी की है आपको टीएल में, तो ये आपको हम्म मैच्योरिटी वाला है। लेकिन जो आपको डीएल की है इसमें कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं है। नहीं। तो इसीलिए ऑलमोस्ट जो है, एक चीज अभी नोट कर लीजिए जी कि कोई भी अगर रिजिड सेंटेंस हो, जिसमें लिखा हो मस्ट, जिसमें लिखा हो वनली, जिसमें लिखा है, जिसमें और भी मतलब एकदम रिजिड सेंटेंस हो कि हाँ यही यही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, तो जी ऐसे सेंटेंस आपको 90% गलत होते हैं। 90% कहीं भी सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सेंटेंस 90% गलत होता है। जो फ्लेक्सिबल सेंटेंस होता है, कैन बी, समझ में आ रहा है ना? या इसमें, जी 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 हाँ, वो फ्लेक्सिबल सेंटेंस ज्यादा सही होने की संभावना होती है। समझ में आ रहा है? तो जब आप जी लिखित क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। तो ये ऑलमोस्ट जी आपका मैच्योरिटी वाला होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी आइटम है जो मैच्योरिटी वाले नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इस, जी हाँ, इसमें इसमें जो है, एक तो आपको ऑलमोस्ट मैच्योरिटी वाला आइटम हो गया। एक चीज जी और इसमें इसमें क्या है कि आप अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो दो सिस्टम पढ़े होंगे। एक आपका कैश बेसिस हम्म और दूसरा एक्यूरल बेसिस। जी ये पढ़े हैं क्या? ध्यान में नहीं है सर। हाँ, तो कैश बेसिस का मतलब हुआ कि जैसे कोई कोई कंपनी है या कोई शॉप है या कोई भी हम्म ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो हम्म बोलता है कि भाई हम उधार नहीं देंगे, कैश में ही डील हम्म करेंगे, तो वैसा हम्म ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ वो कैश बेसिस अकाउंटिंग को एडॉप्ट कर रही है। हम्म लेकिन अगर जो कैश क्रेडिट दोनों पे काम कर रहा है, जी कैश क्रेडिट दोनों पे काम कर रहा है, मतलब उधार भी दे रहा है, हम्म तो उसको हम लोग एक्यूरल बेसिस कहेंगे। एप्रिल तो मोस्ट जो कंपनी है वो एक्यूरल बेसिस हम्म पे ही काम करती है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जी इंक्लूडिंग बैंक। तो बैंक भी एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही करती है। तो इसीलिए ये भी आप कीजिए कि लोन जो हुआ वो क्रेडिट हुआ और जो जी एनडीटीएल हुआ वो कैश हुआ। इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरल बेसिस। जी इसको नोट कीजिए कि जो जी बैंकिंग बुक है इसका दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इसके जो प्रोडक्ट है, इसके जो प्रोडक्ट है एनडीटीएल या लोन वाले, वो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट है, और दूसरा वो जी एक्यूरल बेसिस पे काम करता है। जी इन्वेस्टमेंट वाले पे नोट कीजिए। इन्वेस्टमेंट हम्म मतलब जो ट्रेडिंग बुक है, एक्चुअली जो ट्रेडिंग बुक है, जी ट्रेडिंग बुक का दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसके जो प्रोडक्ट है ये मैच्योरिटी वाले नहीं है, नॉट मैच्योरिटी प्रोडक्ट। समझ में? क्यों नहीं है मैच्योरिटी वाले? मैच्योरिटी, आखिर मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट क्यों नहीं है? इसलिए जी नहीं है, इस बात को समझना कि जो मार्केट है, जी अब जैसे कि मान लेते हैं कि आप ही के बैंक में अगर कोई आया फिक्स हम्म डिपॉजिट के लिए, एफडी के लिए आया, जी तो आप मैक्सिमम उसको कितना दे सकते हैं? मिनिमम 7 डेज का दे सकते हैं, मैक्सिमम मस्त हाँ 10 ईयर का दे सकते हैं। 10 ईयर इसके बीच में वो जो डिमांड करेगा वो आप दे सकते हैं। हम्म लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपके पास वो म्यूचुअल फंड के लिए आया हम्म तो इसकी मैच्योरिटी क्या होगी? मैच्योरिटी नहीं होगी इसका। हाँ, जितना मन गया उतना दिन आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जब तक संभव हो। हाँ समझ में आ रहा है ना? तो जी 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 इस बात को थंब रूल जो है बना लीजिए, नोट कीजिए कि जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है वो हम्म मैच्योरिटी वाले नहीं होते ऑलमोस्ट। फिर वही बात होती है, जी कुछ अगर होते हैं, जैसे कि मार्केट में बॉन्ड भी होता है, और वो बॉन्ड हम्म अगर कुछ मैच्योरिटी है 1 साल का है तो अलग बात है। समझ में आ रहा है ना? जी कि जी जी हाँ, कि ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं। अब जैसे शेयर की जी मैच्योरिटी क्या होती है, किसी भी कंपनी के शेयर की मैच्योरिटी क्या होती है? नहीं होती है, नहीं होते हैं। नहीं होती है। तो इस बात को हम्म, नोट कीजिए कि इस जो इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉलम है, जिस जो ट्रेडिंग बुक है, इसमें जो प्रोडक्ट होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट नॉट मैच्योरिटी नॉट मैच्योरिटी प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट्स।
और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आपको 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 एक मार्क एम टू एम मार्क टू मार्केट बेसिस को फॉलो करता है। जी अब अगेन ये आपने एम मार्क टू मार्क का मतलब क्या हुआ बताइए, इसको अलग से समझाते हैं। मार्क टू मार्क का मतलब क्या हुआ? जी एम टू एम। तो जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले तो एक चीज नोट कीजिए जी कि जितने भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट होंगे, हम्म फिक्स आरओआई वाला जो प्रोडक्ट होगा, हम्म, जो इसका अ, जो ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। सही की गलत? ये नहीं समझ में आया? नहीं है ऐसा। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपकी बैंक, अगर हम वाई को, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो शो कर रहे हैं ठीक और है। एक्स को हम लोग अगर टाइम से डिनोट कर रहे टाइम, हैं, अच्छा, हाँ, ठीक है। राइट ना? तो मान लेते हम्म हैं कि इसको हम करें कि ये 5% है, ये आपका 6% है, ये मान लेते हैं हम्म 7% है। जो भी परसेंट है, एक तो डिफरेंट क्या, टाइम लाइन के हाँ, लिए। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या इसका परसेंटेज ऊपर नीचे होगा क्या? एक प्रोडक्ट का तो नहीं होगा ऐसे तो। टाइम के साथ अलग अलग रहता है एफडी का रेट नहीं ऑफ नहीं नहीं इंटरेस्ट। नहीं, मैं जो कमिटमेंट हो गया वो अगला जो हाँ आएगा तो हाँ वो हाँ अलग होगा। हाँ, वो मतलब अलग अगर कोई होगा। कस्टमर आपके पास आता है, वो हाँ अगर मान हाँ। लीजिए 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या उसका, मान लीजिए कि 4 साल के लिए करता है, 4 ईयर के लिए करते हैं या 5 ईयर के लिए करता है, तो क्या उसका अलग होगा? नहीं, फिक्स ही रहेगा। उसका तो ये वही फिक्स रहेगा। रहेगा, हाँ। और उसका फिक्स उसका रहेगा, फिक्स उसका रहेगा। जो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन रहेगा, हाँ। तो ये मान के चलिए कि जितने भी फिक्स आरओआई वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट होगा, हाँ। ठीक है ना? तो बैंक में हम्म जितना भी प्रोडक्ट बैंक सेल करती है वो हम्म सबका लगभग फिक्स वाला होता है। अब हम्म वहां भी जैसे कि मान लीजिए पारा बैंकिंग में भी आप सुकन्या समृद्धि योजना अगर सेल करते हैं हम्म तो इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम्म आप हमसे आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर देखिए, यहाँ पर सरकार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी घटाती है कभी बढ़ाती है। मैंने शुरू शुरू में 9.2 था, अब वो 9 आ गया, अब वो एट हम्म 8.5 आ गया, अब वो 8.2 आ गया, ऐसा आप कह सकते हैं। हम्म तो ये डेली नहीं बढ़ता है, ये छह हम्म छह महीना पे, 6 मंथ पे या 1 ईयर के बाद ही इसमें चेंज होता आता है। है। तो ये हम्म भी स्ट्रेट लाइन हुआ। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे वन वन टू से कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो मान लेते हैं हम्म 9.2 है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे चला 1 साल तक, जी और उसके बाद से मान लेते हैं 9 हो जाता है, थोड़ा सा नीचे गया और फिर 1 साल तक चला। जी जी। उसके बाद से थोड़ा सा और नीचे गिरा और 1 साल तक चला, फिर नीचे गिरा, 1 साल तक चला, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको भी हम स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे। जी। वेरिएशन तब होगा जब वो डेली वेरिएशन होगा। हम्म जैसे कि जो जितना भी आपका मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, हम्म जितना भी आपको मार्केट वाला प्रोडक्ट होगा, जी। वो कैसा होगा? वो कर्व वेव होगा। वेव टाइप का होगा। वेब टाइप का होगा, हाँ। हाँ, जैसे कि शेयर का, अब शेयर का कोई भी आप देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे टाटा स्टील का निकालता हूँ। जी हाँ, पूरा मार्केट आपको हम आने वाले समय में दिखलाएंगे। जैसे कि टाटा स्टील का है, अब टाटा स्टील का आज का ही देख लीजिए। क्या जी। इस तरह का प्रोडक्ट आपका एफडी का होगा? क्या इस तरह का सुकन्या समृद्धि योजना का होगा? क्या इस तरह का पीपीएफ का नहीं, होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। पीपीएफ में अगर सरकार अगर चेंज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आपको वही होगा, या तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर फिर स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या फिर जी नीचे आ जाएगा तो नीचे स्ट्रेट लाइन बनाएगा। मतलब डेली उसमें वेरिएशन नहीं होगा। जी। हाँ हाँ, नहीं होगा। सबसे नहीं होगा। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज कि जितना भी फिक्स रेट वाला प्रोडक्ट है, इसका जी कोई
कोई एक नेचुरल पर्सन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेगा। जैसे कि एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक का अल्को कमेटी फिक्स करती है। जी अल्को एसेट कमेटी लाइबिलिटी में। अल्को कमेटी हम्म फिक्स कर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब कोई ना कोई मैनेजमेंट फिक्स करेगा, कोई नेचुरल पर्सन ही होगा उसको फिक्स करेगा। बट मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसमें कोई नेचुरल पर्सन नहीं होगा, इसमें मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स होगा जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेगा। जी मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स होगा जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेगा। अब मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स क्या है? जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, जो सबसे पहला फैक्टर है। जी इन्फ्लेशन, जीडीपी, समझ में आ रहा है ना? जी इन्फ्लेशन, जीडीपी, गवर्नमेंट का पॉलिसी, ट्रेड वार, एक्चुअल वार, मतलब न जाने अनगिनत मार्केट रिलेटेड फैक्टर है जो ये वेब टाइप का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जी अब कितना बड़ा वेब होगा, जैसे कि वेब भी तो सिमिलर वेब नहीं ना आ रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ पे टाटा स्टील का देखें वेब, जी तो टाटा स्टील का ये आ रहा है। अब इसी के पास अगर हम जो है देख ले आपका टीसीएस का जी कंपेयर, कंपेयर विथ टीसीएस, पता नहीं इसका इसमें देगा कि नहीं। यहाँ तो नहीं दे रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, टीसीएस का ही हम करते हैं। तो देखिए क्या जी ये टाटा स्टील की तरह है क्या? नहीं ये अलग है। ये अलग है। जो टाटा जी स्टील का था वो कुछ इस टाइप का था, जी जी राइट ना? तो इसका मतलब जी है कि जो फैक्टर है, क्योंकि एफडी का मान लीजिए कि अगर 1000 लोग, लाख लोग अगर आपके बैंक में जाता है आज, और हम्म। वो लाखों लोग अगर 4 साल के लिए एफडी करता है या 1 साल के लिए एफडी करता है, तो उसको आप सभी को आप एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जी जी किसी को अलग नहीं देंगे। कल कल हो सकता है कि चेंज हो जाए, बट आज तो एक हाँ ही देंगे। आज नहीं होगा। लेकिन आज ही हर एक कंपनी का जो शेयर है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। अलग। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट में जो वेरियस फैक्टर है वो इतना वाइड है, इतना वेरियस है कि हर एक कंपनी को अलग अलग तरीका से इफेक्ट करती है। हर एक जी हर एक मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट को अलग अलग तरीका से इफेक्ट करती है, क्योंकि उसमें जी भी आपका सिमिलर वेव नहीं हो सकता है, अलग अलग आपका वेव बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना? जी जी हाँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर। धीरे धीरे करके आप इसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे। तो जी यही आपका रिस्क है। एफडी में तो कोई रिस्क नहीं है, एफडी में कोई रिस्क जी नहीं है, क्योंकि पहला नहीं दिन है। मालूम है आखिरी दिन क्या मिलेगा। तो जितना भी हम्म फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है उसमें रिस्क नहीं है, बट वही है कि उसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। अब जी एक चीज को आज ही हम बता देते हैं कि जितना भी रिटर्न होता है उसको हम लोग इन्फ्लेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक जी है ना? हाँ, जी इन्फ्लेशन से कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक मार्केट में एंड दूसरा आपका फिक्स में। तो जी जो जैसे कि आपने जितना भी रुपया होता है, मान लेते हैं कि हम ये आपका रुपया है। अब इस पे आपका दो फैक्टर काम करता है। एक तो आप इसको अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां से कुछ तो कुछ रिटर्न मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा। हम्म दूसरा रुपया पे एक फैक्टर काम करता है आपका इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का समझ में आ रहा है हम्म ना? जी जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई दर, जो हम्म कि समय के साथ महंगा होता है। तो हम्म मान लेते हैं कि अगर आपके पास अगर 100 रुपया है और आपने हम्म इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हम्म अपने पास रखे हुए हैं, और इन्फ्लेशन जो है, आप देखिए इन्फ्लेशन कितना है आज के डेट में, इन्फ्लेशन क्या है ये देखते हैं, प्रेजेंट इन्फ्लेशन।
जून का है 4.38। 3 और भी गया था आपका इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 5.32। समझ में आ रहा है ना? 5.32। तो हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बेस ईयर रखती है, जिसके हिसाब से इन्फ्लेशन को इधर उधर करती है। बट इतना मान के चलिए कि 6-7% इन्फ्लेशन आपका रहता ही रहता है। रहता तो मान लीजिए कि आप एफडी पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो कितना परसेंट आपकी बैंक दे रही है? 6%, 6.5%। 6-6.5% और ये 5% अगर इन्फ्लेशन ले जा रहा है जी। तो ऑलमोस्ट कितना मिल रहा है? 1.5%। 1.5%। हाँ 1.5% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 1.5% से आपको क्या होने वाला है? जी। तो स्पेशली जो आप बैंक में पैसा अगर रखते हैं, तो हम्म स्पेशली लिक्विडिटी के लिए रखते हैं। जी। लिक्विडिटी का मतलब कि रेडीमेड पैसा है, जमन के निकाल लिए, खर्च किए। हम्म रिटर्न इसमें उतना नहीं मिलने वाला है जितना में आप कुछ कर सके। जी। इस बात को रियलाइज हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही चाहिए। पहले क्या था कि पहले आपको मान लेते हैं कि 12% एफडी पे मिल जाता था, जी और इन्फ्लेशन भी उतना नहीं था, जी, इन्फ्लेशन कम था। कम था। तो रिटर्न हम्म, भी ज्यादा मिला, इन्फ्लेशन भी कम मिला। तो कम पैसा में आपका घर चल गया, जी। या जो भी आप चाहते थे वो काम हो गया। हो गया, हाँ। समझ में आ रहा है ना? जी वो जी। काम, हाँ, वो काम हो गया। बट हम्म, अब यही चीज अगर आप फिक्स रिटर्न से चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, तो आपको कहां से लेना होगा? मार्केट मार्क, से। मार्केट से। हम्म जहां पे एक तो आपको वेरिएबल रिटर्न मिलेगा, हम्म, बट हाई रिटर्न यहीं से आप मिल सकता है। तो इसको आप नोट कीजिए कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक तो आपको जी लार्ज कैपिटल चाहिए। ये आपका हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ सके। समझ में आ रहा है डिटेल जी में? जी। कैपिटल चाहिए, नॉलेज चाहिए। एफडी में काम करने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए। आप जाइए, बैंक हम्म, इंटरेस्ट बताएगी, आप पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। बट जब आप जी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जी नॉलेज चाहिए। ठीक जी। है? हाँ, हम्म नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि रातों रात करोड़पति बन जाए या आपका रिक्वायर्ड पूरा हो जाए, तो आपका वो पूरा नहीं हो, क्योंकि आप जब तक सोचेंगे कि ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि उसी दिन वो नीचे चला जाए। जी जी बट अगर आप देखिएगा तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है। जी अब भले ही आज का जैसे कि हमने दिखलाया टाटा स्टील का, जी जैसे टाटा स्टील का आज का जी जो है, देखिए टाटा स्टील का। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे कि आप अब पूरा का पूरा देखिए, मैक्सिमम तो देख रहे हैं ना, कहां से स्टार्ट जी हुआ था? 1999 में टाटा स्टील 7-8 रुपए में बिकता था, जी। आज के डेट में 185 रुपए में बिक रहा है। 185। तो लॉन्ग टर्म उसके बीच में कितना अप एंड डाउन हुआ है, हम्म। समझ में आ रहा है ना? देखिए 68 पे जी। जाकर, 88 पे जाकर 19 पे भी गया है, 16-15 पर भी 19। गया है। तो जो लोग यहाँ जी पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनका तो समझिए कि एकदम सांस रुक गया होगा। जी समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे जी 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 88 पे इन्वेस्टमेंट किए? क्योंकि कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, जी मार्केट का अगला मूव वो नहीं बता सकता है। जी। प्रिडिक्शन कर सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब मिल हम्म। जाए। समझ में आ रहा है ना? जी तो उसको उसको कोइंसिडेंस मान के ही हम लोग काम करेंगे, इस जी चीज पे कि वो बोल दिया तो सत्य ही हो। कितना भी विद्वान, वारेन बफेट जैसा उनका आप पढ़िएगा, वो भी जी। करोड़ों अरबों का आपको उनको लॉस हुआ है। वो ठीक है ना? जी तो मार्केट का अगला मूव कोई नहीं जान सकता है। जी। नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको हम्म। ये नॉलेज से ये मालूम चल पाएगा कि मार्केट ही है आपको फल देगा। जी बट फल कैसे देगा वो जी नहीं बताएगा मार्केट। जी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तो पहला चीज कैपिटल चाहिए, दूसरा जी। चीज नॉलेज चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि मार्केट गिरा हुआ है, तो आप जो हम्म है, आपको अगर इमरजेंसी का पैसा है तो कहीं दूसरी जगह से आप उसको लेके खर्च करें, उसको छोड़ दे, फिर जी। उठेगा तो देखा जाएगा। तो हम्म। इसलिए नॉलेज चाहिए, कैपिटल चाहिए, टाइम चाहिए। हम्म। एंड दूसरा क्या है? रिस्क बियरिंग कैपेसिटी चाहिए। अब यहीं से रिस्क आता है, रिस्क जी बियरिंग कैपेसिटी चाहिए।
तो नोट कीजिए जी। कि जो फिक्स मार्केट है उसका एक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें नो वेरिएशन, हम्म। समझ में आ रहा है ना? जी जी नो जी। नो वेरिएशन। और मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उसमें वेरिएशन होता है। फिक्स रिलेटेड जी प्रोडक्ट जी में आपको कम पैसा में भी काम चल जाएगा, ठीक है, लो कैपिटल में भी काम चल जाएगा, हाई कैपिटल में भी काम चल जाएगा, लेकिन मार्केट में कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, नॉलेज चाहिए, जी टाइम चाहिए एंड रिस्क चाहिए, ठीक है। जी तो अगेन हम लोग जो है कंटेंट पे आ जाए जी। कि इसमें ये सारा चीज ट्रेजरी मैनेजमेंट बैंक के लिए जो मार्केट वाला काम है ये कौन देखता है? तो ट्रेजरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखती है। और हम्म। हम लोग एम टू एम को समझ रहे थे कि एक्चुअली एम टू एम क्या है। तो जी एम टू एम क्या है, इतना वाइड चीज समझाना होता है ना? हाँ, एम टू एम क्या है कि जो मार्केट जो अप एंड डाउन करता है, कि जी आपने मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने 100 रुपया का कोई शेयर परचेज किया, तो जी। आपने मार्क लगा दिया कि हम्म। आपको कल कल ये 110 रुपया देगा। भाई जी लॉस के लिए अगर आपको आज मालूम चल जाए कि कल आपका पैसा 90 रुपया हो जाए, 85 रुपया हो जाए, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बोले कल गुजर जाने दो तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ हाँ। गुजर जाए दो तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हमने तो हम्म। बताया नहीं कि अगला मार्केट का मूव क्या होगा, कोई विद्वान नहीं बता सकता है, कितना भी हम्म। पढ़ा लिखा कोई भी स्टडी नहीं बता सकता है। जी तो आपने तो मार्क कुछ ना कुछ एनालिसिस किया, लेकिन मार्क लगा, पैसा तो वहीं से आना है। तो आपने मार्क हम्म। लगा दिया कि चलो 110 रुपया हो जाएगा। हम्म। लेकिन 110 रुपया होगा कि 109 रुपया होगा कि 115 रुपया होगा कि 85 रुपया होगा, 90 रुपया होगा, कितना होगा कि 99 रुपया होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा, फैक्टर्स मार्केट डिसाइड बिल करेगा। हम्म। मार्केट के फैक्टर डिसाइड करेंगे, हम्म। मतलब ऑलमोस्ट मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट डिसाइड करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम टू एम, मार्क टू मार्केट बेसिस। क्लियर हुआ? तो जी जितना भी आपका जो ट्रेडिंग बुक होता है वो एम टू एम प्रिंसिपल पे काम करता है, जी ठीक है। जी तो इसको याद रखिएगा, ट्रेडिंग जी बुक का दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो ये आपको मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट इसमें नहीं होते हैं, पैसा जब मन करे जी लगा दीजिए, जब निकाल लीजिए, जी। ठीक है। हाँ, मैच्योरिटी वाले नहीं होते, जब मन करे लगाइए, नहीं जब मन करे नहीं, निकालिए, वो आप निकाल देख लीजिए। लीजिए आपको बेनिफिट हो रहा है तो निकाल लीजिए। और इसमें जी जो प्रोडक्ट होगा एम टू एम वाले होंगे, जी मार्क टू मार्केट, क्योंकि मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है तो एम टू एम वाला होगा। अब जैसे कि हम एक हम्म। एक क्वेश्चन अगर पूछे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यूलिप प्लान है, जी मान लेते हैं दूसरा कि एनपीएस है, मान लेते हैं कि जी आपका आपका एफडी है, मान लेते हैं चौथा ईपीएफ है, और पांचवा जो है सुकन्या समृद्धि योजना है, मान लेते हैं छठा आपका म्यूचुअल फंड है, मान लेते हैं सातवां आपका आपका केवीपी है। एग्जाम में मतलब इसमें से कुछ भी कर सकता है। और इसमें हम्म। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि बताइए कि इसमें से कौन सा एम टू एम वाले प्रोडक्ट हैं, तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा? जैसे यूलिप हो गया जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है। हाँ, एक तो यूलिप हो गया, उसके बाद एनपीएस हो गया, वेरी गुड, उसका म्यूचुअल फंड हो गया। वेरी गुड, बस। बस। हाँ, हम्म। एफडी नहीं होगा, पीपीएफ नहीं जी होगा, सुकन्या जी। समृद्धि योजना नहीं होगा, केवीपी। केवीपी नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ गए। हाँ, मुझे कुछ नहीं जी समझाना है। हाँ, जी क्लियर जी। हो गया। तो दैट्स ऑल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको समझा दिया जी कि हाँ, कि आपका दो बुक होता है, एक आपका बैंकिंग बुक होता है, दूसरा ट्रेडिंग बुक होता है। बैंकिंग बुक में आपको ऑलमोस्ट मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेडिंग बुक में नो मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं। बैंकिंग बुक में एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग काम करता है, ट्रेडिंग बुक में आपको एम टू एम बेसिस अकाउंटिंग काम करता है, चार तरह का होता है। अब इसके बाद से जी आपको चारों का
अलग अलग टाइप का रिस्क होता है। जैसे कि जी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रेडिट रिस्क पे स्टार्ट करेंगे। तो क्रेडिट रिस्क के एक तो आपका इंडिविजुअल होता है एंड दूसरा आपका पोर्टफोलियो होता है। इसको यह ध्यान रखिएगा। एक जी आपका इंडिविजुअल होगा, ट्रांजैक्शन बेसिस जिसको हम लोग कहेंगे, एंड दूसरा पोर्टफोलियो बेसिस। ट्रांजैक्शन बेसिस का मतलब हुआ सिंगल आपने प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, वो आपको ट्रांजैक्शन बेसिस होगा। पोर्टफोलियो जी बेसिस का मतलब हुआ कि बंच ऑफ प्रोडक्ट आपने अलग हम्म, अलग इन्वेस्टमेंट किया, अलग अलग लोन आपने दिया, तो आपका पोर्टफोलियो बन गया। तो जी ट्रांजैक्शन बेसिस में आपका काउंटर पार्टी रिस्क आता है। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा दिया वापस नहीं आया, तो एक हम्म प्रकार क्रेडिट रिस्क हुआ। डिफॉल्ट रिस्क भी उसी कैटेगरी में आता है। डाउनग्रेड जी रिस्क का मतलब कि अभी तो पैसा दिया है, इसमें सिविल स्कोर बढ़िया था, हम्म 700 800 सिविल स्कोर था, बट उसका धीरे धीरे अब लॉन्ग टर्म लोन में सिविल स्कोर एक जैसा रहे, कोई जरूरी तो नहीं है ना, कुछ जरूरी नहीं है जरूरी नहीं, तो डाउनग्रेडेड हुआ, हम्म तो आपका एक प्रकार का क्रेडिट रिस्क डेवलप कर रहा है। पोर्टफोलियो जी जैसे कि हमने बताया कि पोर्टफोलियो रिस्क है कि आपने अगर पोर्टफोलियो को कंसंट्रेट किया है, ज्यादा आप डिफरेंट होम ज्यादा स्कीम्स में लोन दिया हाँ ज्यादा होम लोन दे दिए हैं, या किसी स्टेट में ज्यादा आपने लोन डिसबर्स कर दिया है, ठीक है ना, या किसी सेक्टर में ज्यादा डिसबर्स कर दिया है, इसीलिए ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग आता है। एजुकेशन के लिए आपको इतना करना है, होम लोन के लिए ये करना हम्म है, पर्सनल लोन के लिए इससे ज्यादा नहीं देना है, क्रेडिट कार्ड इससे ज्यादा नहीं देना, समझ में आ रहा है। हम्म तो वो आपका जो है पोर्टफोलियो बना के दिया जाता है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसी वजह से आपका सिस्टमिक रिस्क है, तो दिस इज वेरी वीवीआई। और ये सबसे अपर वाला रिस्क होता है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का, जो सबसे हम्म सीवियर रिस्क होता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क या सिस्टमिक रिस्क। मतलब ये एक प्रकार का सुनामी टाइप का होता है कि अच्छा बहुत ज्यादा अगर एनपीए किसी भी बैंक का हो गया, जी तो एनपीए हुआ तो उसका लिक्विडिटी रुक गया ना। अब ये भी हम्म जान लीजिए कि जो एक रिस्क है वो दूसरे रिस्क को अफेक्ट करती है। एक बार हम्म में बैंक को दो तीन रिस्क भी एक साथ आ सकता है। तो हम्म बैंक का अगर लोन अगर नहीं आया, तो इसका मतलब है हम्म कहीं ना कहीं बैंक का लिक्विडिटी ही प्रभावित हुआ है, हम्म राइट ना। तो हम्म मान लीजिए कि 2% 3% 5% चलता है। अब अगर 10% 15% 20% अगर लिक्विडिटी की कमी हो जाए क्रेडिट रिस्क के थ्रू, तो बैंक इसको झेल नहीं पाएगी। जी तो बैंक भी किसी को लोन दी रहती है, बैंक भी किसी से लोन ली रहती है, उसके पास भी जी ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है, तो फिर वहीं पे बैंक को प्रॉब्लम होता है और बैंक डूबने के कगार पे आ जाती है। जी जैसे कि आपको अमेरिका में 2007-8 में आपको लेमन ब्रदर के साथ हुआ था, जी तो उस समय सिस्टमिक रिस्क ही उसके साथ हो गया था, ठीक है। अच्छा इसकी चर्चा चलेगा, इसकी हम लोग जो है काम करेंगे इस पे, आगे भी जी ये सब पॉइंट पढ़ना है। तो सिस्टमिक रिस्क का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क बैंक के पास है, बैंक अब डूबने के कगार पे है। हम्म सिस्टमिक क्रेडिट रिस्क के बाद आपका लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क को आगे हम लोग फंडिंग, मतलब अलग अलग ये कारण है। तो आज तो हम्म, सब संभव नहीं है कि हम सब कुछ बता दें, जी नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। फंडिंग रिस्क हुआ ठीक मतलब हाँ, टाइम रिस्क है, कॉल रिस्क है। कॉल रिस्क का मतलब ये हुआ कि जो गारंटी है या लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो वो मांग दिया गया, जो पार्टी लिया है वो जी मांग दिया, तो आपको कमिटमेंट पूरा करना है और बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं है, तो बैंक के पास रिस्क हो हम्म गया। फिर गैप मिस है, हम्म बेसिस रिस्क है, आने वाले देख रहे हैं ना। फिर मार्केट रिस्क में ये सब अलग अलग तरह का रिस्क है। तो वन बाय वन जी करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर अदर रिस्क में आता है, जो चार मेन रिस्क है उसके बाद भी दो अदर रिस्क है। एक आपका रेपुटेशन है। हम्म रेपुटेशन ऐसे देखा जाए तो कोई रिस्क है नहीं, बट बहुत बड़ा रिस्क है। हम्म समझ में आया कि जी जी इज्जत गया तो सब गया। अब सब जैसे गया कि हाँ, जैसे कि आईसीआईसीआई का जो चीफ थी, चंदा कोचर, जी उनको अरेस्ट किया गया, तो शेयर नीचे हम्म गिर गया, या और सभी मार्केट में हम्म साख खराब हुआ ना। बिल्कुल तो रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए। अब जी बार बार हो जाए कि कस्टमर का पैसा जो है वो दूसरे अकाउंट में चोरी हो जा रहा है, गलत सलत हो जा रहा है, तो एक तरह का हम्म रेपुटेशन डाउन हुआ। तो ये रेपुटेशन रिस्क तो ऐसे तो देखा जाए तो मेन रिस्क में नहीं आता है, लेकिन ये भी हम्म बैंक को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। उसी प्रकार हम्म से एक स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क की बैंक का
जो स्ट्रेटजी बनाता है ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसका कोई खराब स्ट्रेटजी मतलब अब भले ही अनजाने में सही, जैसे कि आपको इसका एग्जांपल मैं बता दूं कि नोकिया जैसी कंपनी, जी उसका एक स्ट्रेटजी कि हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को यूज बस नहीं करेंगे, सिम्बियन पे यूज जी करेंगे, हम्म। इसी ने उसको डुबा दिया। डुबा दिया हाँ। समझ में आ रहा है ना? यही जी जी यही स्ट्रेटजी उसको डुबा दिया। जी बाकी लोग बाकी तो ये इकोसिस्टम तैयार हो रहा था, इस बात को उसने समझा ही नहीं। समझा नहीं हाँ। समझा नहीं। और नोकिया जैसा कंपनी अगर आज रहता तो ये कोई भी काम नहीं करता, एप्पल हुआ चाहे, वो तो किसी को जी आने नहीं देता। आने नहीं देता हाँ। हाँ, बस उसको केवल एंड्रॉयड अपनाना था। इस जी मैंने ये बात उसने समझा ही नहीं। तो स्ट्रेटजी बहुत बड़ा चीज होती है कि आप बिजनेस कैसे करते हैं, आपकी हम्म, स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। ठीक है, जी तो इससे आगे भी बात होगी। तो ये आपका जी अदर सिल्क्स में आता है। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। जी, ठीक है सर। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन हम भेज देते हैं, उसको आप बनाइएगा, जी सही भेज या देंगे गलत, सर। फिर उसको जी डिस्कशन होगा। ठीक है ना? जी जी ठीक है सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे आफ्टर टुमारो। जी ठीक है सर। हाँ, तब तक के लिए ठीक है ओके, बाय, जी गुड नाइट। जी, बाय सर, गुड नाइट।